मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। चतुर्थ शिखायां काव्यस्य भेदद्वयं कृतं, दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यं च। दृश्यकाव्यविषये वयं पठितवन्तः। दृश्यकाव्यस्य भेदद्वयं रूपकम् उपरूपकं च। रूपकस्य 18 भेदाः, रूपकस्य 10 भेदाः, उपरूपकस्य 18 भेदाः, एवमाहत्य 28 भेदाः दृश्यकाव्यस्य भवन्ति। तत्र आदौ अस्ति नाटकं। नाटकविषये वयं पठितवन्तः। नाटकस्य लक्षणं विस्तरेण गतकक्षायां दृष्टवन्तः। अद्य वयं श्रव्यकाव्यं पठामः। श्रव्यकाव्यस्य लक्षणं किं, कति भेदाः, उदाहरणादिकं किम् अस्ति, तत्सर्वं विस्तरेण पठामः। उच्चारणं कुर्मः। श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत् त्रिविधं परिकीर्तितं पद्यं गद्यं च मिश्रं च पद्यं चतुष्पदीमतं। किम नाम श्रव्यम, श्रव्य किसे कहते हैं? तर्हि किम लिखितं? श्रोतव्यमात्रं श्रव्यम तत्। श्रोतव्यमात्रम अर्थात यत् केवलं श्रूयते न तो रंगमंचे अभिनीयते। जो केवल सुना जाता है, रंगमंच पर जिसका अभिनय नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य। श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत् इति लक्षणम्। अस्तु, कतिविधं श्रव्यं? त्रिविधं। त्रिविधं परिकीर्तितं, 3 प्रकार का श्रव्य काव्य कहा गया है। कौन कौन सा? पद्यम, गद्यम, मिश्रम च। पद्य काव्यम, गद्य काव्यम, मिश्र काव्यम च इति श्रव्यम त्रिविधम मतम। श्रव्य काव्य 3 प्रकार का बताया गया। अस्तु, पुनः शिष्यः पृच्छति, गुरुजी किम नाम पद्यम? पद्य किसे कहते हैं? पद्य का लक्षण क्या है? तो देखो, सुना तो आपने बहुत होगा कि पद्य काव्य, गद्य काव्य, परंतु विधिवत इसके लक्षण आपको पता नहीं होंगे। ये जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बहुत छोटे छोटे सबके लक्षण भी बताए जा रहे हैं। किम नाम पद्यम, पद्य किसे कहते हैं? तो कितना छोटा बताया, पद्यम चतुष्पदी मतम। चतुष्पदी है ना, जिसमें 4 पाद हो, 4 चरण हो। चतुश्चरणात्मकम काव्यम पद्यम। 4 चरण वाले, 4 पाद वाला जो काव्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? पद्य काव्य। स्पष्टम? अर्थात 4 चरण वाले पद्य जिसमें होते हैं उस काव्य को क्या बोलते हैं? पद्य काव्य। 4 चरणों का पद्य होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं 4 पदानि भवन्ति। 4 पदानि यत्र भवन्ति तत् किमुच्यते? पदम, पद्यम। तत् किमुच्यते? पद्यम। पद्यानां समूह यत्र भवति यस्मिन् काव्ये तत् काव्यं किमुच्यते? पद्य काव्यम। उसे हम पद्य काव्य कहते हैं। जैसे रघुवंश महाकाव्यम है ना, यथा किरातार्जुनीयम, नेषधीयम, कुमारसंभवम इत्यादिकम्। अत्र पद्यानां समूह वर्तते, अतः पद्यम, पद्य काव्यम इति। पद्यम किमस्ति इति कश्चित् पृच्छेत्, तर्हि किम् उत्तरमस्ति? चतुष्पदी पद्यम है ना, चतुष्पदी पतम पद्यम। 4 पाद वाले को पद्य कहते हैं। मतम माने माना गया है। कथितम, प्रोक्तम, मतम, निगदितम, परिकीर्तितम किमपि इति वदति। अस्तु, तर्हि पद्यस्य पुनः 2 भेदौ। पद्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जाति और वृत्तम। क्या कहते हैं अगली कारिका में देखें। जातिर्वृत्तमिति द्वेधा
जातिर्मात्रा कृतेन वृत्तमक्षरसङ्ख्यातम् पद्यनैकेन मुक्तकम्। पद्यस्य भेदद्वयम्, पद्य दो प्रकार के होते हैं, जाति वृत्तम। एक जाति पद्य और एक वृत्त पद्य। पुनः शिष्य पृच्छति गुरुजी, जाति क्या होता है, जाति किसे कहते हैं? तो यहां पर बताया जा रहा है जातिर्मात्रा कृतेन तत्। मात्रा कृतेन, मात्रा कृतेन, जहां पर मात्राओं की गणना होती है उसे हम ऐसे पद्य को क्या बोलते हैं? जाति पद्य। जैसे छंद के दो भेद करते हैं ना अपन, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद। तो जिसमें मात्राओं की गणना होती है ऐसे छंदों को मात्रिक छंद, और जिसमें वर्णों की गणना होती है उसको हम वार्णिक। बस वही बात है। ऐसे पद्य जिसमें मात्राओं की गणना होती है जाति पद्यम। मात्रा कृतेन पद्यम, मात्राओं के द्वारा जो पद्य किया जाता है, मात्राओं की गणना जिसमें की जाती है, उन पद्यों को हम क्या कहते हैं? जाति। जाति पद्यम, जाति। किम नाम वृत्तम, वृत्त किसे कहते हैं? वर्णों की गणना जिसमें की जाती है। क्या लिखा है? वृत्तम अक्षर संख्यातम। अक्षर संख्यातम नाम अक्षराणाम संख्या यत्र निर्धारिता भवति। अक्षरों की नाम वर्णानाम, वर्णों की संख्या जहां पर निश्चित होती है। 11 अक्षर मतलब उपजाति, 12 अक्षर मतलब वंशस्थ, 14 अक्षर अर्थात वसंत तिलका, ऐसे। तो जहां पर अक्षर संख्यातम, वर्ण संख्यातम, अक्षरों की अथवा वर्णों की संख्या निश्चित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तम पद्यम, वृत्त पद्य बोलते हैं। ठीक हो गया? पद्य दो प्रकार के होते हैं, जाति और वृत्त। जिसमें मात्राओं की गणना होती है उसे जाति। जैसे कौन से पद्य? ऐसे कौन से पद्य जिसमें मात्राओं की गणना होती है? आर्या छंद, है ना? अनुष्टुप नास्ति। आर्या मात्राओं की गणना, आर्या गीति, है ना? गीति भवति, उद्गाथा भवति, ऐसे ऐसे कुछ है जिसमें मात्राओं की गणना होती है। अनुष्टुप, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति, ये सब वृत्त हैं, वार्णिक है। तो ध्यान रखना, मात्रिक छंद इज इक्वल टू जाति, वार्णिक छंद इज इक्वल टू वृत्तम। वृत्तम नाम चेंज है तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको ये तो पता है मात्रिक छंद और वार्णिक छंद किसे कहते हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं पता था कि जाति और वृत्त किसे कहते हैं। तो मात्रिक छंद को ही जाति बोलते हैं और वार्णिक छंद को ही वृत्त बोलते हैं। ठीक हो गया? जाति और वृत्त। अब पद्यों के और भी भेद किए जाते, ये तो पद्य के सामान्य भेद किए, और भी पद्य के विशेष भेद भी किए जाते हैं। कैसे? जैसे पद्यनेकेन मुक्तकम, एकेन पद्येन मुक्तकम। अगर ऐसा कोई पद्य हो जिसमें एक ही पद्य से पूरा अर्थ निकल करके आ जाता है, अर्थात पद्यांतरानपेक्ष अन्य पद्य की जिसमें अपेक्षा नहीं होती है, एक ही पद्य से संपूर्ण अर्थ निकल करके आ जाता है, ऐसे पद्य को क्या बोलते हैं? मुक्तकम। क्या बोलते हैं? मुक्तकम। तो वही मुक्तकम, मुक्तकम की यहाँ पर परिभाषा दी है, अन्य निरपेक्षेण पद्येन, मतलब ऐसा पद्य जिसपे किसी और की अपेक्षा नहीं होती है, निरपेक्ष होता है, ऐसा मुक्तक कहलाता है। एक आध कोई बताएंगे उदाहरण, कौन सा मुक्तक है जिसमें एक ही पद्य को पढ़ने से आपको संपूर्ण अर्थ पता चल जाता है और किसी पद्य की अपेक्षा नहीं होती है? निषधि चरितम ऐसा नहीं है, रघुवंश वैसा नहीं है, उसमें पूरी कथा चल रही है। हाँ, नीति शतकम, नीति शतकम। हर पद्य अपने आप में पूर्ण है ना? एक पद्य का वैराग्य शतकम ले लो, नीति शतकम ले लो, वैराग्य शतकम ले लो, है ना? इस तरह के कोई काव्य या शतक जिसमें
एक ही पद्य में पढ़ने से अपने आप में वो संपूर्ण हो जाता है। ऐसे पद्यों को क्या बोलते हैं अपन? मुक्तकम। किम उच्यते? मुक्तकम। कुछ पद्य आप आगे जाकर के देखेंगे, काव्य महाकाव्य पढ़ते हैं तो उसमें दो मिलकर के फिर अर्थ निकलता है, एक से अर्थ नहीं निकलता, दो को मिलकर के अर्थ निकलता है। तो ऐसे पद्यों को क्या बोलते हैं? युग्मकम। तीन से मिलकर के बनता है उसको बोलते हैं विशेषकम। चार से मिलकर के बनता है उसको मिलते हैं कलापकम। और पांच या उससे ऊपर मिलकर के पद्यों से जो अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं कुलकम। इसी बात को अगले श्लोक में बताया जा रहा है। देखिए, द्वाभ्यान्तु युग्मकम ज्ञेयम त्रिभिः श्लोकैर्विशेषकम् कलापकं चतुर्भिः स्यात् तदूर्ध्वं कुलकं स्मृतम्। किमुच्यते अत्र? द्वाभ्यां पद्याभ्याम, द्वाभ्यां पद्याभ्याम, दो पद्यों से जो अर्थ निकल करके आता है ऐसे उन पद्यों को क्या बोलते हैं अपन? युग्मक। जहां दो से नहीं, तीन पद्य मिलकर के फिर अर्थ, मतलब क्रियापद पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में एक क्रियापद है, उसके साथ उसको जोड़ा गया है। आपने रघुवंश वगैरह में पढ़ा होगा, रघुणाम अन्वयम वक्षे, ऐसा करके वो रघुणाम अन्वयम वक्षे तो लास्ट में लिखा है, ऐसे करके 7, 8, 9 श्लोक है। तो 7, 8, 9 श्लोकों को पढ़ने के बाद क्रिया लास्ट में दिखती है, रघुणाम अन्वयम वक्षे। ऐसे रघुवंशियों के अन्वय को मैं कहूंगा। तो जो 7, 8 होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर अभी बताया कुलकम। ऐसे पद्यों के समूह को क्या बोलते हैं? कुलकम। 2, 3 होंगे, 3 से अर्थ निकलता है तो विशेषकम, 4 से निकलता हो तो कलापकम, तदूर्ध्वम 5 या 5 से ऊपर पद्यों से मिल करके अगर अर्थ निष्पन्न होता है तो उसे हम कुलक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझे। एक श्लोक से अर्थ स्पष्ट होता है तो मुक्तकम। बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? मुक्तकम। 2 श्लोकों से अर्थ स्पष्ट होता है तो युग्मकम। 3 श्लोकों से अर्थ स्पष्ट है तो विशेषकम। 4 से कलापकम और 5 या उससे ऊपर कुलकम। ये साहित्य में इस तरह से पद्य होते हैं। अस्तु, अधुना पद्यमयस्य महाकाव्यस्य लक्षणम उक्तम काव्य। एक महाकाव्य क्या होता है? जो पद्यों से युक्त महाकाव्य होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं? उसका एक सुंदर सा लक्षण काव्यादर्श में जैसा बताया है वैसा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, महाकाव्यस्य लक्षणम, जैसे अपन ने दृश्य काव्य में नाटक का लक्षण पढ़ा था पूरा विस्तार से कि ऐसा नाटक होता है, वैसे ही अब श्रव्य काव्य में अपन एक महाकाव्य का लक्षण पढ़ते हैं जो पद्य काव्य होता है। पद्य काव्य में, वैसे अगर पद्य काव्य में भी देखेंगे तो 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्त का आदि काव्य, है ना। तो आगे उसके भेद किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर महाकाव्य का लक्षण बताया जा रहा है, फिर खंड काव्य का और आगे मुक्त का आदि का भी बताया जा रहा है। पश्यतु महाकाव्य से किम लक्षण। बोलिए, सर्गबंधो महाकाव्य मुच्यते तस्य लक्षणम् आशीर्नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम्। सर्गबंधो महाकाव्यम। महाकाव्य कैसा होता है? सर्गबंधो, सर्ग में निबद्ध होता है ना, सर्गों में निबद्ध होता है। जैसे कुमार संभव में कितने सर्ग? 17 सर्ग। 18 सर्ग किसमें है? नहीं, किरातार्जुन। 19 सर्ग किसमें? रघुवंश में। 20 सर्ग किसमें? शिशुपाल वध। 21 सर्ग किसमें? नहीं है। 22 सर्ग किसमें है? नैषधीय। 17, 18, 19, 20, 22 ऐसे। तो सर्गों में जो बंधा होता है उसे हम क्या कहते हैं? महाकाव्य। तो सबसे पहला लक्षण सर्गबंधो महाकाव्यम। सर्गबंध होता है वो महाकाव्य होता है। उच्यते तस्य लक्षणम। अब उसके लक्षण को यहाँ पर बताया जाता है।
कैसा है महाकाव्य कैसा होता है? तो देखिए, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। तन्मुखम नाम तस्य मुखम, मुखम नाम आरंभ, तस्य कस्य महाकाव्यस्य, महाकाव्यस्य आरंभः कथम भवति? मंगलाचरण से। और वो मंगलाचरण कैसा, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कभी भी कोई भी महाकाव्य देखना आप, 3 प्रकार का मंगलाचरण होता ही होता है। 3 में से कोई ना कोई एक प्रकार जरूर होता है। कैसे? जैसे या तो वो आशीर्वादात्मक हो, या फिर नमस्कारात्मक हो, या फिर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। तो मंगलाचरण के लिए यहाँ शब्द क्या है? तन्मुखम, तस्य नाम महाकाव्यस्य, मुखम नाम आरंभ, महाकाव्यस्य आरंभः मंगलाचरणं कीदृशं भवति? तर्हि आशीर्वादात्मकं, नमस्कारात्मकं, वस्तु निर्देशात्मकं भवति। अस्तु, तस्य कथानकं कीदृशं भवति? तद्विषये उच्यते। वदन्तु। इतिहास कथोद्भूतमितरत्वा सदाश्रयम्। चतुर्वर्ग फलोपेतं चतुरोदात्तनायकम्। पश्यतु, कथानकं कीदृशं भवति, पुनः नायकः कीदृशः भवति अत्र लिखितम्। इतिहास कथोद्भूतम्, इतिहास कथायाः अथवा इतिहास कथाम् आश्रित्य उद्भूतं भवति। उद्भूतं नाम रचितम् इति। महाकाव्यं कीदृशं भवति? इतिहास कथोद्भूतम्, कोई ऐतिहासिक कहानी लेकर के फिर उस पर महाकाव्य लिखा जाता है। अथवा इतरत, इतरत नाम तत् भिन्नम, उससे भिन्न, अर्थात ऐतिहासिक वृत्तम अनाश्रित्यम अपि रचितम भवति, बिना ऐतिहासिक कहानी के भी रचा हुआ हो सकता है। तो कैसा हो सकता है? या तो ऐतिहासिक हो, या फिर घटना प्रधान महाकाव्य हो, या फिर काल्पनिक हो, कोई मन में खुद ही कल्पना करके और फिर लिखी जा सकती है, ऐसा महाकाव्य भी हो सकता है। इतरत माने उससे भिन्न भी हो सकता है। और वो उससे भिन्न होगा तो कैसा होगा? सदाश्रयम, सदाश्रम अर्थात सताम आश्रम इति सदाश्रम। सताम नाम सज्जनानां, लोक प्रसिद्धानां सज्जनानां आश्रयभूतः, लोक प्रसिद्ध सज्जनों के आश्रित भूत भी कथानक हो सकता है ना, उसके आश्रित भी कथानक हो सकता है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो राजेंद्र प्रसाद महाकाव्यम ऐसा करके लिखा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद एक लोक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए, तो विवेकोदयम ऐसा करके भी महाकाव्य लिखा जा सकता है। तो ये ऐतिहासिक तो नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध सज्जनों के आश्रित महाकाव्य हो सकते हैं। तो या तो ऐतिहासिक हो या सदाश्रयम। इतिहास कथोद्भूतम, या तो ऐतिहासिक घटना को लेकर के कोई महाकाव्य लिखा हो। इतरत, या फिर उससे भिन्न सदाश्रयम, किसी सज्जन व्यक्ति के आश्रय से भी महाकाव्य लिखा जा सकता है। और कैसा होता है? चतुर्वर्ग फलोपेतम, अर्थात चारों वर्गों के, है ना, चत्वारो वर्गाः धर्म अर्थ काम मोक्षा तद्रूपम यत् फलम, उस चतुर्वर्ग रूप फल को तेन उपेतम युक्तम, अर्थात ऐसा महाकाव्य होना चाहिए जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनमें से किसी न किसी वर्ग की, किसी न किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति जरूर होती हो, ऐसे फल वाला काव्य होना चाहिए। चतुर्वर्ग फलोपेतम। अच्छा, ये तो फल बता दिया, ये कथानक बता दी कि ऐसी कथानक होनी चाहिए। अब बता रहे नायक कैसा होना चाहिए महाकाव्य का। तो देखिए आगे, चतुरोदात्त नायकम, नायक कैसा होना चाहिए?
चतुरः, चतुरः नाम कुशलः, है ना, कलासु कुशलः। विभिन्न प्रकार की जो कलाएं बताई जाती हैं उन कलाओं में कुशल होना चाहिए। उदात्त चरितः, और उदात्त चरित्र, उदार व्यक्तित्व होना चाहिए। बड़े दिल वाला नायक होना चाहिए, छोटी मानसिकता वाला नायक नहीं होना चाहिए। चाय पीने जाए तो लड़ने लग जाए, पैसा तू देगा मैं नहीं दूंगा ऐसा नायक नहीं होता। नायक तो ऐसा होना, अरे तू रहने दे मैं देता हूँ। ऑटो रिक्शा से उतरते गए, अरे रहने दो मैं देता हूँ, इस तरह की आशय। ऐसा ना हो कि भाई बस स्टैंड पे लड़ने लग जाए कि नहीं मैंने कहा था तू देगा, वो कह रहा उसको देगा। नायक वो नहीं होना चाहिए, उदात्त व्यक्ति होना चाहिए, उदार व्यक्तित्व होना चाहिए। चल जा ऐश कर तू, ऐसा भाव, ऐसा उदात्त व्यक्तित्व होता है, वो होता है नायक। मेरे नोट्स चाहिए ले जा, कोई बात नहीं। उदात्तता धन से नहीं होती, उदात्तता धन से नहीं होती। पूरी सभा भरी हुई थी, सीट खाली नहीं थी, पीछे आपका मित्र खड़ा था, अरे भाई तू बैठ जा मैं खड़ा हो जाऊँ, उदात्तता वहाँ पे भी नजर आती है ना। जब कभी भी इस तरह का कुछ भोजन का कार्यक्रम हो और आपका मित्र खड़ा और आप बैठ गए तो आप उठ जाएंगे, कहना भाई तू आजा मैं बैठ जाऊँ। सब जगह उदात्तता पैसों से ही नहीं, आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। ऐसी उदात्तता होगी तो फिर आप नायक हमेशा ऐसा विचार रखने वाला, बड़ी बुद्धि वाला होता है। क्योंकि अपन ने कहा ना, अयम निजः परो वेति लघु चेतसा, मतलब जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं उनकी ये सोच होती है, ये मेरा है, ये तेरा, ये मेरी जाति का है, ये तेरी जाति का है, ये मेरी क्लास का, ये तुम्हारी क्लास का है, नहीं ये व्याकरण वाला है, ये साहित्य वाला है। ये छोटी मानसिकता किसकी होती है? लघु चेतसा। उदार चरितानाम तो, उदार चरित्र वाले लोगों का तो पूरा वसुधैव ही कुटुंबकम्। अस्तु, बोला हला ना। तरी चतुरोदात्त नायकम, अर्थात महाकाव्यम कीदृशं स्यात् यत्र नायकः चतुरः स्यात् उदात्तः स्यात्। एतादृशं नायको यस्य, ऐसा नायक जिसके होता है, तद उच्यते महाकाव्यम, उसे कहते हैं महाकाव्य। अस्तु, अग्रे वर्णनम कीदृशं स्यात्, महाकाव्य में वर्णन कैसा होना चाहिए, तद उच्यते। बोले नगरार्णव शैलर्तु चंद्र सूर्यादिवर्णनैः अलंकृतम संक्षिप्तम रसभाव निरंतरम। पश्यतु किम किम अत्र अलंकृतम भूषितम स्यात्। काव्यम केन भूषितम स्यात्, महाकाव्यम केन भूषितम स्यात्। महाकाव्य में क्या क्या सुंदर वर्णन होने चाहिए वो बता रहे हैं। सबसे पहले नगर, नगर का वर्णन होना चाहिए। अर्णव, अर्णव माने समुद्र का वर्णन होना चाहिए। शैल, पर्वतों का वर्णन होना चाहिए। ऋतु है ना, अलग अलग शरद आदि वसंत आदि ऋतुओं का वर्णन होना चाहिए। चंद्र का वर्णन, सूर्य का वर्णन, ऐसे सूर्य आदि इन सबके वर्णनों से अलंकृतम, अलंकृत होना चाहिए। और वर्णन भी ऐसा नहीं कि एक एक श्लोक में वर्णन कर दिया हो, नहीं, असंक्षिप्तम नाम विस्तृतम, है ना, विस्तृत होना चाहिए। वर्णन भी करो तो बड़े विस्तार के साथ वर्णन होना चाहिए इन सबका। स्पष्टम किम किम उक्तम नगरार्णव शैलर्तु चंद्र सूर्यादि वर्णनई अलंकृतम, इन सब से सुशोभित होना चाहिए। और इन सब का वर्णन भी कैसा कैसा होना चाहिए? असंक्षिप्तम नाम विस्तृतम। ये तो महाकाव्य का वर्ण विषय हो गया। अस्तु, अब इसमें भाव पक्ष कैसा होना, ये तो कला पक्ष हो गया। महाकाव्य के दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष का मतलब है बाहरी वर्णन, सुंदर सुंदर वर्णन। अब इसका इंटरनल पक्ष कैसा होना चाहिए, भाव पक्ष कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं रस भाव निरंतरम, अर्थात रसैः श्रृंगारादिभिः भावैः
व्यज्यमानैः संचारिभिश्च, जहाँ पर संचारी आदि भाव व्यंजित होते हैं, ऐसे निरंतरम अर्थात इन सब से निरंतरम अवकाशो यस्मात्, अर्थात बिना किसी व्यवधान के लगातार इन सब रस अथवा भावों का वर्णन जहाँ पर होता है वो कहलाता है महाकाव्य। बिना रस के कोई महाकाव्य नहीं होता, बिना भावों के भी महाकाव्य नहीं होता। महाकाव्य की सच्ची पहचान है उसमें रस और भाव भी होना चाहिए। आइए और क्या विशेषता होनी चाहिए महाकाव्य की, पढ़े। सर्गैरनति विस्तीर्णैः श्रव्यवृत्तैः सुसन्धिभिः सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तैरुपेतं लोकरञ्जनम्। काव्यं कल्पान्तरस्थायी जायते सदलङ्कृति। किमुक्तमत्र सर्गैरनति विस्तीर्णैः, अनति विस्तीर्णैः, ज़्यादा विस्तार वाले सर्ग नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 400 500 श्लोकों का एक सर्ग बना दिया, नहीं। सर्गों की लिमिटेशन है 70 से लेकर के 100 सवा 100 तक श्लोक होने चाहिए। अनति विस्तीर्णैः श्रव्यवृत्तैः, अर्थात ज़्यादा विस्तार वाले न हो ऐसे श्रव्य माने सुनने योग्य मधुर, वृत्तैः छंदों से यह सर्ग होने चाहिए। सुसंधि भी, और संधियां भी उसमें बराबर नियोजित होनी चाहिए। सर्वत्र भिन्न वृत्तांतैः सर्गैः, और सब जगह भिन्न वृत्त होना चाहिए लास्ट में। मतलब मान लीजिए पूरे सर्ग में उपजाति छंद में लिखा गया वृत्त सर्ग है, तो लास्ट में सर्गांत में भिन्न वृत्त होना चाहिए। वहाँ आप शार्दूलवी क्रीडम लास्ट वाला जो श्लोक है उसमें दूसरा छंद डाल दीजिएगा। वही बात यहाँ कही है, भिन्न वृत्तांतैः उपेतम, अंतिम में भिन्न वृत्त होना चाहिए, उससे युक्त महाकाव्य होना चाहिए। और कैसा लिखा है, लोकरंजकम। हाँ, वृत्ति ही होना चाहिए, है ना। वृत्तम वृत्त है ना, एक्चुअली जाति वाला नहीं है, जाति वाले में जाति का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर लिखा है वृत्तम। लोकरंजकम, और लोक को आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए। ऐसा काव्य कल्पांतरस्थायी जायते, कल्प कल्पांतरों तक भी ऐसा जो काव्य लिखा जाता है वो स्थायी होता है। सदलंकृति, और उसमें सत्य भी होता है, अलंकार भी होता है ना। उपमा अनुप्रासादि शब्दालंकार, उपमादि अर्थालंकार, ऐसे अलंकार, अच्छे अच्छे अलंकारों से युक्त जो महाकाव्य होता है वो कल्पांतरस्थायी जायते, अर्थात युगों युगों तक वह काव्य स्थायी पने को प्राप्त होता है। फिर शिष्य पूछता, गुरुजी एक दो उदाहरण बताइए, ऐसे कौन से काव्य हैं। तो लिखा है देखो, यथा रामायण, रघुवंश, शिशुपाल वध, नैषध चरितादि, ये सब महाकाव्य हैं जो इसके उदाहरण मानने चाहिए। ये हो गया महाकाव्य। तो खंड काव्य किसे कहते? एक पंक्ति में इसका जवाब दिया। बोलिए, खंड काव्य। पहले सुने फिर बोले। खंड काव्यम भवेत् काव्यस्य देशानुसारि च। काव्यस्य एक देशानुसारी, काव्य के एक देश एक खंड का अनुसरण करने वाला जो काव्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? खंड काव्य, है ना। एक देशम अनुसरति इति एक देशानुसारी, अर्थात यत्र महाकाव्यस्य सर्वाणि लक्षणानि न भवन्ति अपितु कश्चित् एक देशः, यत्र सर्गा अपि अष्टतो न्यूना एव भवन्ति, और जहाँ पर सर्ग भी 8 से कम होते हैं, ऐसा काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य। उदाहरणम किमस्ति? मेघदूतम। बता सकते हैं मेघदूत में कितने खंड हैं? 2 खंड हैं।
पूर्व मेघ उत्तर मेघ, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में क्या वर्णन है? मेघ मार्ग, है ना, नागपुर से कश्मीर तक कैसे जाना है वो मार्ग बताया है। आप चाहें तो साहित्य विभाग में वो लगा हुआ ना मेघ मार्ग का चित्र, कभी उसको देखना। मेघदूत में यक्ष ने मेघ को जाने के लिए एक मार्ग बताया था कि तुम यहाँ से इस पर्वत पे जाना, फिर इस नदी पे जाना, फिर इस पर्वत पे जाना, ऐसा करके पूरा मार्ग बताया अलकापुरी तक। वही अलकापुरी कश्मीर में है, उस तरफ है। तो रामटेक से लेकर के, नागपुर से लेकर के कैसे अलकापुरी तक जाया जाता है, वो मार्ग महाकवि कालिदास ने आज से 2000 वर्ष पहले ही बता दिया था। ठीक है। और दूसरे खंड में यक्ष अपनी यक्षिणी को जो संदेश देता है कि तुम जा करके मेरी पत्नी को ये बताना, वो दूसरे खंड में बहुत सुंदर महाकाव्य खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। अस्तु, गद्य काव्य से किम लक्षणम, ये तो हो गया गुरु जी पद्य काव्य। पद्य काव्य किसे कहते हैं? चतुष्पदी पद्यम, 4 पद जिसमें होते हैं उसे हम पद्य काव्य कहते हैं। पद्य काव्य के 2 भेद, जाति और वृत्त। जिसमें मात्राओं की गणना होती है वो जाति, जिसमें वर्णों की गणना होती है वो वृत्त। ठीक है। अब वो मुक्तक, युग्मक, विशेषक, कलापक और गुलकम, इस तरह से भेद हुआ। उसके बाद महाकाव्य, खंड काव्य और गद्य, महाकाव्य, खंड काव्य और चंपू काव्य, नहीं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य, इस तरह से उसके भेद अलग हो गए। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं जो 3 भेद किए थे इन्होंने, पद्यम, गद्यम, मिश्रम। तो पद्यम तो क्या हो गया वो बता दिया। अब आपको बता रहे गद्यम क्या होता है, गद्य काव्य किसे कहते हैं। बोलिए गद्य। वृत्तबंधोचितं गद्यम तद्भेदास्तु कथादयः। वृत्तबंधोचितम, समझना कितना सरल और सटीक लक्षण बताया है। वृत्तबंध, वृत्तबंध माने, वृत्त माने छंद, अभी बताया ना, वार्णिक छंद आदि। वृत्तबंध माने छंद रचना से उज्जित माने रहित, जिसमें कोई भी छंद नहीं, जिसमें कोई भी पद्य नहीं होता, ऐसा काव्य क्या कहलाता है? गद्यम। उसे हम गद्य कहते हैं, है ना। तद्भेदास्तु कथादयः। अब उसके भेद जो है वो कथा आदि, है ना। हाँ, तो कथा और आख्यायिका। गद्य काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद, कथा और आख्यायिका। जैसे कादंबरी क्या है? कथा। और आख्यायिका हर्षचरितम। आख्यायिका क्या है? जैसे हर्षचरितम। साधु। अंतिमम अस्ति चंपू काव्यम। चंपू काव्य से लक्षणम वदामः अत्र वदन्तु। गद्य पद्यमयं मिश्रम चंपूरित्यभिधीयते। यत् काव्यम गद्य पद्यमयं भवति, जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। पद्यों की बहुलता होती है, जिसमें पद्य बहुत सारे होते हैं, गद्य भी होता है। ऐसा जो काव्य होता है मिला जुला, उसको हम कहते हैं चंपू। चंपूरित्यभिधीयते, ऐसे काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। क्या लिखा है? पद्य मिश्रत्वात् च अत्र बाहुल्येन इति ज्ञेयम्। पद्य मिश्रत्वात् मतलब यहाँ पर पद्य का मिश्रण है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 पद्य होंगे, ऐसे तो फिर कादंबरी में भी 2-4 पद्य हैं, पर कादंबरी को गद्य का पद्य काव्य नहीं, चंपू काव्य नहीं कहा गया। 2-4 नहीं, बहुत अधिक मात्रा में अगर पद्य हो तो वो चंपू काव्य के अंतर्गत गिना जाता। वही बात लिखे रहे हैं, पद्य मिश्रत्वाच्च अत्र बाहुल्येन इति ज्ञेयम्। पद्य का मिश्रण बाहुल्य से यहाँ पर है, अत्यधिक मात्रा में। ततश्च, इसलिए कादंबर्यादिषु एकत्रित पद्य सत्वेपि न तेषां गद्य काव्यत्व हानि। इसी कारण से कादंबरी आदि में 1, 2, 3 पद्य के होने के बावजूद भी न तेषां गद्य काव्यत्व हानि, उसको गद्य काव्यत्व की हानि नहीं है। उसको क्या बोला हमने? गद्य काव्य बोला। कहने का मतलब है ऐसा काव्य जिसमें 2-4 पद्य हों
और बाकी गद्य ही गद्य हो तो वो गद्य काव्य ही रहेगा। ऐसे छोटे बहुत पद्यों के आने से वो मिश्रित काव्य नहीं बन जाता। मिश्रित काव्य बनने के लिए बहुत सारे पद्य होने चाहिए, तब जाकर के वो चंपू काव्य बनता है। इति दृश्य श्रव्यत्व भेदेन काव्य प्रभेदम नाम चतुर्थ शिखा। इस तरह से दृश्य श्रव्यत्व के भेद से काव्य के ये काव्य प्रभेद नामक चतुर्थ शिखा पूरी हो जाती। एक बार से पुनः मैं रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से सुनिए। श्रव्य काव्यस्य कति भेदाः? त्रयः भेदा, है ना। श्रव्य काव्यस्य कति भेदाः? त्रयः भेदा। कौन कौन से? पद्य, गद्य, चंपू। समझ में आ गया? पद्य, गद्य, चंपू। अब हम पद्य में चलते। पद्य काव्य के शुरू में दो भेद किए, कौन कौन से? जाति, वृत्तम। फिर पद्य काव्य के 5 भेद किए, मुक्तक, युग्मक, विशेषक, कलापक, कुलकम। जहाँ एक से अर्थ निकल जाए मुक्तक, 2 पद्यों से मिलकर के अर्थ निकलता हो तो युग्मक, 3 पद्यों से अर्थ निकलता हो तो विशेषक, 4 पद्यों से अर्थ आता हो तो कलापक, और 5 या 5 से ऊपर पद्यों से मिलकर के अर्थ निकलता हो तो कुलकम। ये भी पद्य काव्य के 5 भेद होते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि पद्य काव्य के और भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य का लक्षण बता दिया पूरा, और खंड काव्य का लक्षण बता दिया। इस तरह से पद्य काव्य पूरा हो। फिर गद्य काव्य का लक्षण बताया, और लास्ट में चंपू काव्य का लक्षण बता के एवं श्रव्य काव्यस्य विवेचनमत्र समाप्यते। चतुर्थ शिखा अपि अत्रैव समाप्यते। अग्रिम कक्षायां वयम् अग्रिम विषयं पठिष्यामः। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामः।